ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार, शकुनी चौधरी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में बीएड और डीएड दोनों की कक्षाएं लेता हूं। तो आज डीएलएड की कक्षा के अंतर्गत मैं आपको F4, ये मेरा सब्जेक्ट कोड है, विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के विषय वस्तु से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और आज मेरा टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और इसका उद्देश्य, क्षेत्र, उपयोगिता, इन सब के बारे में आज चर्चा करनी है। अब आप सोचते होंगे कि मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया। अब आप ये सोचिए कि आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे भी पढ़े और बच्चे ने पढ़े तो उनका क्या पढ़े, तो इसी का मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, एक सतत और एक व्यापक। सतत का मतलब यह हो गया निरंतर, लगातार होने वाली मूल्यांकन, और व्यापक विस्तृत तौर पे किसी भी, जैसे इसके अंतर्गत आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वर्णनात्मक निबंध, जिसे हम लोग दीर्घोत्तरी भी कहते हैं। और सतत मूल्यांकन, इसके अंतर्गत आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग देते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं प्राय आप लोगों को कहा हूं कि हर टॉपिक अपने आप में एक परिचय देता है। इंग्लिश में इसी मूल्यांकन को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन एंड समेटिव एवैल्यूएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और अंतिम रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा है, मूल्यांकन एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार की योग्यता, कौशल, उपलब्धि आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्य योग्य प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रविधियों की समुचित जानकारी प्रत्येक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन की विधियां वे साधन हैं जिनके द्वारा अध्यापक अपने विद्यार्थी की प्रगति, निर्देशन की प्रभावशीलता के बारे में सूचना प्राप्त करता है। क्योंकि आपका मूल्यांकन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन से शिक्षकों का भी मूल्यांकन हो जाता है कि विद्यार्थी ने क्या पढ़ा, क्या समझा, वह शिक्षक ने कैसा समझाया। यह सिर्फ विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं करती है, ये शिक्षक का भी मूल्यांकन करती है। आज मूल्यांकन को संपूर्ण शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक अंतरिम भाग बनाने की आवश्यकता है। परंपरागत परीक्षण विधि केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन करती है, जबकि अध्यापक और विद्यार्थियों की कोशिशें भी मुख्य रूप से इसी भाग पर केंद्रित रहती है। और इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान स्कूली कार्यक्रम विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विस्तृत क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व्यापक एवं निरंतर होती है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया भी व्यापक एवं निरंतर होनी चाहिए। अब आप समझ चुके हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की कितनी आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़े। मूल्यांकन की प्रस्तावित योजना क्या क्या होती है। इसके पहले पक्ष होते हैं विद्वता संबंधी, दूसरा पक्ष होता है गैर विद्वता संबंधी, और इसका क्षेत्र क्या क्या आती है, पाठ्य क्रिया क्षेत्र, आदतें, रुचियां, दृष्टिकोण, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में योगदान। मूल्यांकन तकनीक कैसी होती है? मूल्यांकन तकनीक लगभग सब में कुछ कमोबेश एक समान होता है, जैसे मौखिक परीक्षण, ऑरल टेस्ट, लिखित परीक्षण,
रिटन टेस्ट और निबंधात्मक परीक्षण, इसको मैंने अभी बताया, दीर्घोत्तरी को प्रश्न, और दूसरा वस्तुनिष्ठ जिसे ऑब्जेक्टिव हम लोग कहते हैं, और तीसरा अधिन्यास। अब मैं आपको बता दूं कि यह बच्चों को दी गई शिक्षा के मूल्यांकन के बारे में मैंने बताया। अब दूसरा हम बताने जा रहे हैं सतत एवं निरंतर मूल्यांकन। शिक्षा के रूप में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें समय समय पर जांच करना चाहिए, चाहे वह जांच परीक्षा आवधिक हो, सावधिक हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो। शिक्षक अपने प्रत्येक खंड की पढ़ाई के समाप्त भी जांच परीक्षा ले सकते हैं और लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज 1986 में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन रचनात्मक अथवा विकासशील होना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी अधिगम की विकासात्मक अवस्था में होता है। विद्यार्थी स्वयं विकास की रचनात्मक अवस्था में होता है और इसलिए अधिगम पक्ष के सुधार पर बल दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी लिखा गया है कि निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन ही एकमात्र सार्थक मूल्यांकन पद्धति है। तो व्यापक और निरंतर मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लें। व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यदि विद्यार्थी कमजोर है तो नैदानिक मूल्यांकन और उपचारिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं: विद्यार्थी की व्यक्तिगत योजनाओं को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थी की प्रगति की सीमा स्तर का निर्धारण करना, प्रभावी शिक्षा कार्य नीति तैयार करना, विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता, कमजोरी को पहचानना, विद्यार्थियों की पारिवारिक एवं समायोजन संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन के जो क्षेत्र है वह निम्नलिखित है: बालक की शैक्षिक उपलब्धि, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों जैसे नियमितता, उत्तरदायित्व, सहयोग, समाज सेवा, अध्ययन की भावना, वांछनीय अभिवृत्तियां जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, अध्यापक, स्कूल, राष्ट्रीय एकता आदि के प्रति दृष्टिकोण, रुचियां जैसे बच्चों में कई प्रकार की रुचियां होती है, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, साहित्यिक इत्यादि, और बच्चों में पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेलकूद, स्काउट एंड गाइडिंग, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस इत्यादि। व्यापक तथा निरंतर मूल्यांकन की उपयोगिता और लाभ। इसके कई लाभ होते हैं। यह पुस्तकालय में अध्ययन की आदतों का विकास करता है, बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यह आपसी विचार विमर्श के अवसर प्रदान करता है। इसके आधार पर विद्यार्थी की भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है और इसके अंतर्गत कई प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती है, जैसे सेमिनार, सामूहिक विचार विमर्श कार्यक्रम आदि। अध्यापक एवं विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करती है। चलिए आज बस इतना ही। आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन अत्यंत जरूरी है। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।